आप सभी का रैमोवी टॉपर शो में हार्दिक स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मेरे साथ हैं अरुषि मिश्रा, जिनकी एसएससी सीजीएल 2018 में ऑल इंडिया रैंक 105 है और इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एएसओ यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट मिली है, जो सभी एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट के लिए एक ड्रीम पोस्ट है। इस पूरे इंटरव्यू के दौरान हम अरुषि से उनकी तैयारी के बारे में, साथ ही साथ एस्पिरेंट्स तैयारी के दौरान किन किन समस्याओं का सामना करते हैं, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अरुषि से। अरुषि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अरुषि, मेरा सबसे पहला सवाल जो आपसे है वो ये है कि एसएससी सीजीएल 2018 आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये पहला था या दूसरा था या तीसरा था? इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर 2018 मेरा सेकंड अटेम्प्ट था एसएससी का। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा 2017 में था, तब से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी एंड तब मुझे कुछ कोई अच्छी पोस्ट नहीं मिल, कोई भी पोस्ट नहीं मिल पाई इनफैक्ट। सो 2018 में मेरा एक्चुअली में फर्स्ट टाइम सिलेक्शन हुआ। तो आपने एसएससी सीजीएल के वो दोनों एग्जाम दिए हैं जो शायद सबसे ज्यादा डिलेड एग्जाम्स रहे। राइट, कहीं ना कहीं जो एक पेशेंस फैक्टर था उसके बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। आरुषि, सबसे पहला सवाल जो मेरा है वो आपसे ये है कि सबसे पहले आप वो रिजल्ट का मोमेंट बताइए। आपको मालूम होगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बट स्टिल एमईए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना, एक कंफ्यूजन दिमाग में होता है। तो वो रिजल्ट का मोमेंट थोड़ा रिक्रिएट करिए, बिकॉज आई थिंक दिस इज द मोस्ट डिफाइनिंग मोमेंट इन एनी एस्पिरेंट जर्नी की मेरा रिजल्ट आ गया, मेरा हो गया, और फिर वो मोमेंट क्या है थोड़ा बताएंगे उसके बारे में तो अच्छा लगेगा। सर एक्चुअली पहले तो ये हुआ कि 31 मार्च को हमारा रिजल्ट आना था, लेकिन उस दिन पूरा दिन रिजल्ट नहीं आया। फिर थोड़ा सा डर बैठ गया एक मन में कि एसएससी में वैसे ही इतने डिलेज हुए हुए हैं, तो अब पता नहीं क्या होगा आगे, कब नेक्स्ट डे रिजल्ट आएगा या कब आएगा। बट 1 अप्रैल को फॉर्चुनेटली हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। शाम को अराउंड 7 बजे रिजल्ट आया। तो पहले तो जो पीडीएफ रिलीज हुई थी उसमें राइटअप था। सो मेरे मन में पहले तो दो डर थे कि पहली चीज कट ऑफ क्लियर होगी या नहीं, और दूसरी चीज मुझे टाइपिंग का थोड़ा डर था कि मैंने कुछ लाइंस में मिस्टेक्स कर दी थी। तो वो डर था कि अगर सीपीटी क्लियर नहीं हुआ तो एमईए तो नहीं मिल पाएगा। तो वो भी दूसरा डर था। तो पहले मैंने सबसे पहले कट ऑफ चेक करी। तो वो एमईए की कट ऑफ 632.1 थी और मेरे फाइनल मार्क्स 632.8 थे। तो वो एक बहुत बड़ा मतलब रिलीफ आपके था। 0.7 मार्क्स एक्स्ट्रा थे। राइट, वेरी गुड। 5.7 मार्क्स। तो वो एक बहुत बड़ा रिलीफ था, क्योंकि ये चर्चा तो चलती रहती थी कि 630 635 के अराउंड रहेगी एमए की कट ऑफ। तो वो थोड़ा डर था, वो क्लियर हुआ। फिर जब एक्चुअल पीडीएफ आई तो उसमें नाम सर्च किया तो उसके सामने B06 फ्लैश हुआ। तो पहले तो 3-4 बार मैंने कंफर्म किया कि मेरे नाम के ही आगे है या नहीं है, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है। और फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, वो मेरे साथ में ही बैठे थे। तो वो तो ओके। नाचने लगे एंड बहुत खुश हुए। एंड उनसे ज्यादा डेफिनेटली मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि एक सेटिस्फैक्शन था, सबसे ज्यादा एक रिलीफ और सेटिस्फैक्शन था कि 3-4 साल की जो मेहनत थी वो फाइनली अपने सामने थी। तो वो तो किसी भी अमाउंट ऑफ वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं हो सकती। So, बहुत तो अरुषि, आपके टोटल मार्क्स जो थे वो तो आपने बताया 632.8। इसका ब्रेकअप थोड़ा बताइए कि कितने कितने मार्क्स आपके टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 में रहे। ओके, सो टीयर 1 में मेरे 183.8 समथिंग थे मार्क्स। एंड टीयर 2 में मैथ्स में 182.8 एंड इंग्लिश में 195.05 थे। एंड टीयर 3 में 71। 71, राइट, वेरी गुड। सो अरुषि, अब मैं थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूंगा, और सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, हम्म। 10th 12th और ग्रेजुएशन, ये इसके बारे में थोड़ा बताइए कि कितने कितने परसेंटेज थे आपके और आपका मीडियम क्या था, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। ओके, सो मेरा 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम से था एंड 12th स्टैंडर्ड भी। एंड 10th में एक्चुअली हमारा सीजीपीए इंट्रोड्यूस हो गया था, तो तब मेरा 10 सीजीपीए आया था। एंड 12th में मुझे 93.6% मार्क्स थे। आई वाज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, पीसीएम। एंड मैंने रायन इंटरनेशनल स्कूल बसंतकुंज से किया अपनी स्कूलिंग। उसके बाद मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस में किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। एंड उसमें मेरा एग्रीगेट अराउंड 72-73% था। हम्म। सो अरुषि, ये आपका जो बीटेक है कंप्यूटर साइंस में, राइट, इस समय कंप्यूटर साइंस के जो ग्रेजुएट्स हैं वो यूजुअली ट्राई करते हैं कि अच्छे कोडर बने और जाके किसी बढ़िया स्टार्टअप में काम करके बढ़िया प्रोडक्ट्स बनाएं। सो आपके दिमाग में व्हाइल डूइंग बीटेक क्या प्लेसमेंट के बारे में आपने सोचा, या फिर एसएससी सीजीएल बीच में कहाँ से आया, मतलब इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर एक्चुअली सेकेंड टू थर्ड ईयर में ही मैंने रियलाइज कर लिया था कि कंप्यूटर साइंस में मुझे शायद आगे कुछ नहीं करना परस्यू, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट इतना नहीं डेवलप हो पाया था।
एंड मैं सब्जेक्ट्स में इतना अच्छा ग्रास्प नहीं ले पा रही थी। उसके बाद भी मैं बहुत अनश्योर थी, स्टिल मैंने एक से दो प्लेसमेंट्स में मैं बैठी, बट इतना खास कुछ मेरा इंटरेस्ट फिर भी नहीं बन पाया। सो जस्ट लास्ट सेमेस्टर चल ही रहा था, तो तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे सजेस्ट किया, स्पेशली मेरी मदर ने, कि तुम एसएससी क्यों नहीं ट्राई करती हो, तुम कर सकती हो। मैंने एसएससी का नाम भी नहीं सुना था तब, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था। सो मैंने एक घर के पास की कोचिंग में डेमो क्लासेस स्टार्ट करी, एंड 1 वीक की डेमो क्लासेस होती है, तो उसमें थोड़ा सा रियलाइजेशन हुई कि हाँ ये तो मतलब किया जा सकता है, डुएबल है। सो तो मैंने डिसाइड किया कि एक फेयर शॉट एसएससी को दूंगी, अब एटलीस्ट एक पाथ मिल जाएगा, एंड उसके बाद देखते हैं क्या होगा। मेरे पास कोई प्लान भी नहीं था, बट लग रहा था कि हाँ कुछ ना कुछ कर लूंगी इसमें। तो वहाँ से ये मेरे अर्शी कौन सा पीरियड था जब आपने वो डेमो क्लासेस स्टार्ट करी? 2017? 17 फेब फरवरी 2017। 2017, ओके। तब आपने ऑफिशियली एक तरह से कहें तैयारी में थोड़ा रुचि दिखाना आपने शुरू किया। हाँ सो बिल्कुल। आपकी मदर ने आपको बोला कि आपको तैयारी करनी चाहिए, तो माता जी को कैसे एसएससी सीजीएल के बारे में मालूम चला, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरी मदर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो ओके, लोकसभा में असिस्टेंट प्रिंटिंग ऑफिसर है। वेरी सो गुड। उनके आसपास ऐसे ही लोग हैं, मतलब जनरली उनको यही खबर मिलती रहती है कौन से एग्जाम्स अब होने वाले हैं, कौन से आजकल गवर्नमेंट एग्जाम में वैकेंसीज नहीं निकली है। तो उनको ये सब पहले से इतना आइडिया था, तो वो मुझ में वो कैलिबर शायद देखती थी, तो उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि ये तुम भी एक ट्राई कर सकते हो। तो वहां से उनको ये सब पता चलता रहता था, जो मुझे पास ऑन किया। सो जो ऐसे 2017 का आपका एग्जाम हुआ जिसमें आपको सफलता नहीं मिली, उसमें आप किस स्टेज तक पहुंची, और एक आपकी एनालिसिस क्या रही कि एक तो 2017 का एग्जाम बहुत ज्यादा डिलेड एग्जाम रहा, बार बार पोस्टपोनमेंट होते रहे, फिर एग्जाम हुआ, फिर कोर्ट केस हुआ, ये सब चीजें चलती रही। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया भी, तो आपके दिमाग में एक तो एसएससी एग्जाम को लेके क्या पर्सपेक्टिव था कि ये इतना लंबा चलने वाला एग्जाम है, और किस स्टेज तक आप 2017 में पहुंचे थे, और कैसे आपने एनालाइज किया कि हाँ मुझे अगले अटेम्प्ट के लिए जाना है, और किस किस तरह के बदलाव करने चाहिए, क्या कमी है आपकी तैयारी में जो आपको लगा कि आप इम्प्रूव करोगे, तो क्योंकि आपने नेक्स्ट टाइम एमईए फोड़ दिया एक तरह से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक क्या माइंडसेट था, थोड़ा इसके बारे में बताएं कि कई बार स्टूडेंट्स होते हैं जो फेल हो जाते हैं, एक बार नहीं कर पाते हैं, हम्म। उन्हें लगता है उनसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा सा हम्म। इसके बारे में डिटेल में विस्तार में बताइए। पहले तो सर 2017 में मैं लास्ट स्टेज तक थी। मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पूरे सारे जितने भी स्टेजेस थे वो क्रॉस किए, बट मार्क्स इतने अच्छे नहीं थे। जो प्रीलिम्स थे उसमें एक्चुअली हुआ क्या कि बीटेक के मेरे फाइनल एग्जाम्स के बीच में, सो मई से लेके जून का हाफ मेरा उसमें थोड़ा वेस्ट हो गया, चला गया, और मैं तब प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं कर पाई। उसके बाद अगस्त में ही प्रीलिम्स थे, तो काफी कम टाइम था प्रिपेयर करने का, बट फिर भी मैंने जितना हो सकता था उतना प्रिपरेशन की, एंड ठीक ठाक गया एग्जाम। उस टाइम तक पे लग रहा था बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन इतना कुछ खास था नहीं। 142 143 मेरे मार्क्स थे। फिर उसके बाद मेंस तो वही डिले होता रहा, तब तो अच्छा लग रहा था कि चलो मौका मिल रहा है, अच्छे मार्क्स और ला सकते हैं। लेकिन तब फिर जब लेवल उसका समझ आया तो थोड़ा ब्लैकआउट भी हुई मैं, एंड बहुत बेसिक क्वेश्चंस मैथ्स के स्पेशली मैंने गलत अटेम्प्ट कर दिए, गलत आंसर्स टिक कर दिए। इंग्लिश तो फिर भी ठीक था। सो उसमें पता चल गया था कि मार्क्स इतने कुछ खास नहीं बन रहे हैं। तो तब मेरे को पता था कि मैं कहाँ पे लैग कर रही हूँ, वहाँ धीरे धीरे समझ आने लगा। और जब सारे एग्जाम्स हो गए उसके बाद मैंने एनालाइज किया यूट्यूब के थ्रू। आपके मैंने बल्कि वीडियो स्टार्ट करे देखने, जहाँ पे आपने 2017 के मेंस के पेपर जो है सॉल्व करे थे। तो वहां से मैंने कुछ कुछ चीजें गैदर की कि कहाँ मैंने कमी रखी है, एंड आई थिंक मैंने तभी रियलाइज किया कि मैं 50% भी प्रिपेयर्ड नहीं थी। तो तब मैंने सोचा कि अब तो लग के करना पड़ेगा, तो पूरे जितना ऑलमोस्ट 2018 का टाइम बचा था उसमें मैंने अच्छे से मैथ्स की और अच्छे से प्रिपरेशन की। ज्योमेट्री के जैसे एडवांस मैथ्स के काफी सारे पोर्शंस थे जिसमें मैंने बहुत प्रॉपर्टीज मिस करी हुई थी। मैंने ध्यान ही नहीं दिया था उन प्रॉपर डेप्थ में नहीं पढ़ा था, बेसिकली मैंने थोड़ा सुपरफिशियली पढ़ा था, आई थिंक ये थोड़ी मेरी मिस्टेक थी। और इंग्लिश में मैंने बहुत सारे एरियाज पे ध्यान नहीं दिया था, फोकस नहीं किया था। वोकैबलरी, बेसिक वोकैबलरी के क्वेश्चंस में गलत करके आ गई थी। और एक स्ट्रैटेजी तो जो थी वो मिसिंग थी, मतलब मैंने ढंग से कोई प्लानिंग नहीं करी थी, कोई डिसिप्लिन नहीं था रूटीन में। वो मैं 2018 में लाई, एंड आई मेड श्योर कि मैं वो फॉलो करूँ विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। तो तब जाके थोड़ा सा प्रीलिम्स के बाद जब मार्क्स आए तो और कॉन्फिडेंस आया कि हाँ सही पाथ में जा रही हूँ, यही कंटिन्यू करके मेंस देते हैं। तो हम्म। वहां से ये सब थोड़ा समझ आया। और सी एक एक क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मैं सब्जेक्ट वाइज कंपैरिजन करूं कि 2017 के प्रीलिम्स में आपके कितने मार्क्स आए थे? टोटल मार्क्स हाँ, 515.25। प्रीलिम्स का मार्क्स आपको याद है 2017 का, केवल प्रीलिम्स का? 142.5। और यही मार्क्स आपके 2018 में कितने आए?
183.8 सब। 183 पॉइंट, वेरी गुड। और मेंस में अगर देखें तो 2017 में मैथ्स के आपके कितने मार्क्स थे? 145.5। 145.5, और इस बार आपके 180 प्लस। और इंग्लिश में 183. आपके मार्क्स उस साल कितने थे 2017 में? 169.75। और इस बार आपके कितने आए हैं? 195.0। वेरी गुड। एंड टीयर 3? 58 and 71। वेरी गुड। मतलब आपका मैं वही देख रहा हूँ कि हर जगह स्कोर में एक बहुत ही बढ़िया एक कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। चाहे वो इंग्लिश के मार्क्स हो, उसमें भी लगभग 30 नंबरों के आसपास का इंक्रीज है। मैथ्स में भी आपका 40 मार्क्स के आसपास का इंक्रीज है। ओवरऑल प्री में भी इंक्रीज है, टीयर 3 में। तो ये बहुत बढ़िया आपकी एनालिसिस भी थी और आपने उसमें काम भी किया। 2018 का जो आपका अटेम्प्ट था आरुषि, ये क्या कोचिंग थी या आपका सेल्फ स्टडी था? किस तरीके से 2018 में आपने प्रिपरेशन करी? 2018 प्योरली मैंने प्रॉपरली घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी करी एंड यूट्यूब और कुछ ऑनलाइन सोर्सेज से हेल्प ली। तो उससे मेरा थोड़ा और दिमाग खुला एंड चीज समझ आई, क्योंकि मैंने पिछली बार सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स पे रिलाई किया था, बट अब मैंने थोड़ा एम्प अप किया अपना प्रैक्टिस भी, एंड बुक्स के लेवल भी मैंने थोड़े से बढ़ाए। सो अपार्ट फ्रॉम किरण मैंने एडवांस मैथ्स की और अच्छी बुक्स ली, जो प्रैक्टिस कर करके मुझे और थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, एंड अपनी पूरी प्रिपरेशन मतलब 180 डिग्री ट्विस्ट करी थी इस टाइम 2018 के टाइम राइट। पे। सो आरुषि, मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी पे मूव करूंगा, एक एक करके आपसे समझना चाहूंगा कि अगर कोई स्टूडेंट लेट से तैयारी शुरू कर रहा है एसएससी सीजीएल की, या वो कर रहा है, तो वो किस तरह से तैयारी करे कि उसकी भी टॉप रैंक आए और वो जो टॉप पोस्ट एस्पायर कर रहा है वो उसको मिले। सो लेट अस स्टार्ट विद मैथ का स्ट्रेटेजी कि मैथ्स में आपने कौन कौन से रिसोर्सेज यूज किए, और आपको क्या लगता है कि एक एस्पिरेंट को जो लेट से अभी तैयारी कर रहा है एसएससी सीजीएल की, उसको कौन कौन से रिसोर्सेज यूज करने चाहिए आपके हिसाब से? ओके। सो सबसे पहले तो काफी बच्चे 10th तक ही मैथ्स पढ़े होते हैं, तो चाहे आपने 10th तक पढ़ी हो या 12th तक, सबसे पहले तो आपको अपने 10th तक बेसिक्स मैथमेटिक्स जो एनसीईआरटी है वो आपको टिप्स पे होने चाहिए। जब तक आप उनमें अच्छे से रिजॉल्व नहीं हो, तब तक आप आगे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो बार बार आपको पीछे ना जाना पड़े, इसलिए पहले आप एनसीईआरटी सॉल्व करें 10th तक। उसके बाद आप किरण की कोई भी बुक ले लें, किरण या राकेश यादव या जो ऐसी सिमिलर बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, एंड उसको पूरा अच्छे से डेडिकेटेडली सॉल्व करें। आई बिलीव कि एक बुक को चाहे आप 5 बार सॉल्व कर लो, बट ऐसे 5-5 डिफरेंट बुक से करोगे तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। सो जस्ट सॉल्व 1 to 2 बुक्स रिलीजियसली, एंड बाकी उसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स पे जरूर रिलाई करें। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स है उससे एक पैटर्न डेवलप हो जाता है। अब तो आपके सीएचएसएल सीपीओ में नया नया पैटर्न भी आ गया है, तो वो वाले आप क्वेश्चंस भी जरूर फॉलो कर सकते हैं। कैलकुलेटिव आने लग गए हैं, अब एक ट्रेंड आ गया है क्वेश्चंस का, सो वो नए क्वेश्चंस वहां से फॉलो करें। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप अगर कोई अच्छे एजुकेटर को फॉलो कर रहे हैं, तो उनकी वीडियोस के थ्रू या जो भी वो आपको पीडीएफ या मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां से भी आप पढ़ाई कर सकते हो। वहां से आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, जो आपको थोड़ा सा डिफरेंट एक एज देंगे आपकी प्रिपरेशन के ड्यूरिंग। जो नॉर्मल क्वेश्चंस है उनसे थोड़ा सा एक आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलते हैं, तो कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बूस्ट हो जाता है अपने आप। और इसी यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स को आज की डेट में होता है, बिकॉज देर इज प्लेथोरा ऑफ कंटेंट। कंटेंट की आज कमी नहीं है। मैथ्स में बैठेंगे तो 1-1.5 लाख 2 लाख सवाल ऐसे निकल आते हैं। तो सवाल ये कि बच्चा कितना करे। जैसे अभी मुझसे लोग पूछते हैं कि सर बताइए आपकी कितने क्वेश्चंस एक्चुअली में प्रैक्टिस करने चाहिए आपके हिसाब से, कि क्या वो बेसिक या बेयर मिनिमम कंटेंट है जो उतना करना ही चाहिए सबको, उसके बारे में थोड़ा बताइए। कि जैसे थियरी उन्होंने कर ली, लेट्स से थियरी करने के बाद थियरी में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है यूट्यूब पे भी बहुत सारा कंटेंट है, टीचर्स के क्लास नोट्स हैं, बहुत कुछ है। प्रैक्टिस के लिए स्पेसिफिक मुझे लगता है जब आपने सेकंड अटेम्प्ट लिया होगा तो आपने ज्यादा प्रैक्टिस पे फोकस किया होगा। तो वो बिल्कुल। आपके प्रैक्टिस सोर्सेस क्या क्या थे, और कितना प्रैक्टिस करनी चाहिए, इस क्या एंड लिमिट है जहां इंसान को रुक जाना चाहिए कि अब हो गया? ओके। सो अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ, तो मैं 2 से 3 बुक्स फॉलो करती थी जो मेरी पेट बुक्स थी, एंड मैं उसमें जब मैंने फर्स्ट टाइम बुक सॉल्व करी, तो आई मेक श्योर कि मैं उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को मार्क करूँ जिन जो मुझसे एक बार में सॉल्व नहीं हुए या जो थोड़े डिफिकल्ट हैं, सो दैट जब मैं नेक्स्ट टाइम उस बुक में आऊँ तो मैं उन पे स्पेशल फोकस दे पाऊँ। सो इससे क्या होता है कि आप कर तो वही रहे हो क्वेश्चन जितने मर्जी प्रैक्टिस, लेकिन आपका एक जो लेवल है वो उठ के आएगा, क्योंकि आप जो नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन है वो ऑलरेडी सॉल्व है, बट ये जो हाई लेवल क्वेश्चंस है जो आपको पिछली बार प्रॉब्लम किए थे, वो इस बार थोड़े से आप इजीली थोड़ा सॉल्व कर पाओगे। सो मैं तो यही फॉलो करती थी कि जो मेरे पास ऑलरेडी बुक्स हैं, उनको ही बार बार मैं, चाहे मैं 10 बार करूँ चाहे 15 बार, बट वही बुक्स में रिपीट करती थी जनरली फॉर मिनिमम लेवल ऑफ प्रैक्टिस। उसके बाद जैसे मैंने कुछ ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए थे जहाँ पे डेली बेसिस पे क्वेश्चंस आते थे,
तो वो सॉल्व कर लेते थे या किसी की हेल्प कर दी, या कोई पीडीएफ है जो अच्छे किसी टीचर ने अपलोड किया है वो सॉल्व कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड प्रैक्टिस ही करनी है आपको, बट यू शुड नो थ्रू द हेल्प ऑफ मॉक्स कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो और फिर उस एरिया में आप वर्क करो। ऐसा नहीं है कि आप लगे हुए हो और सिर्फ मैथ्स ही सॉल्व करे जा रहे हो या सिर्फ एक ही चैप्टर पे लगे हो। आपको अपनी वीक एरियाज को डिफाइन करना है, आइडेंटिफाई करना है और उन पे वर्क करना है ज्यादा, तब आपको थोड़ा सा फायदा होगा, वरना आप उन्हीं एरियाज को बेसिकली मंच अप कर रहे हो जो आपके ऑलरेडी अच्छे हैं। सो वीक एरियाज पे फोकस करें, एंड अनलिमिटेड तो नहीं बट ट्रस्टेड सोर्सेज से करें आप जितनी भी प्रैक्टिस करें। सो अर्शी, ये जो कैट की बुक्स है, जैसे लोग बोलते हैं कि कैट की बुक्स को क्या प्रिपरेशन में यूज करना चाहिए, मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूँ कि क्या आपने उन बुक्स को इस्तेमाल किया था? 2017 में तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा लेवल आ जाएगा, तब तो बिल्कुल नहीं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, जब 2017 का एग्जाम हुआ और 18 अप्रोच कर रहा था, तो मुझे कोई चांस नहीं लेना था। सो जब मेरी बेसिक्स कंप्लीट हो गए थे, जब मुझे थोड़ा समझ आ गया था कि चलो मैंने 17 के लेवल के क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, प्रीवियस ईयर्स भी कंप्लीट है 17 तक और प्रैक्टिस भी हो चुकी है, तब मैंने क्वांटम कैट के कुछ क्वेश्चंस को, जैसे स्पेशली एडवांस मैथ्स के टॉपिक्स निकाले और मैंने उन्हें सॉल्व किया। बट इट प्रूव टू बी एक्चुअली अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि मेरे हिसाब से वो काफी लेवल हाई था एंड वहां पे बहुत ही कन्वेंशनल मेथड यूज करे हुए थे सॉल्व करने के, जो एसएससी में यूज नहीं होते। यहाँ पे थोड़े से आपको शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए, थोड़ा बहुत ऐसा तरीका पता होना चाहिए जिससे क्वेश्चन छोटा हो पाए। लेकिन वहां ऐसा कोई स्कोप ही नहीं था कि आप छोटे कर पाओ क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व देम इन द कन्वेंशनल वे, तो वो एक टाइम वेस्ट था। एंड बाकी जो मेथड्स थे वो तो ऑलमोस्ट सेम ही थे, चाहे आप कहाँ कहीं से भी मैथमेटिक्स पढ़ो। सो कैट की बुक्स एज सच कोई जरूरत नहीं है एसएससी की प्रिपरेशन में। आपको बस अपनी टाइम और एक्यूरेसी पे फोकस करना चाहिए, स्पीड एंड हम्म। एक्यूरेसी, कि आप और एक्यूरेट हो तो साथ साथ स्पीड भी अच्छी हो। राइट। और इसी मैथ्स में रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्या आपने नोट्स मेंटेन किए थे हर टॉपिक के? थोड़ा सा बताएं नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी अगर आपने बनाए। रिवीजन स्ट्रैटेजी मैथ्स में भी बहुत सारा होता है कि बच्चे पढ़ तो लेते हैं, एक हम्म। पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट उन्होंने अरिथमेटिक का किया, अब कुछ दिनों बाद वो सब कुछ भूल गए हैं, ऐसा उनको महसूस होता है, तो उन्हें लगता है पढ़ भी रहे हैं और भूल भी रहे हैं। सो थोड़ा सा हम्म। आपका जो मैथ्स का रिवीजन स्ट्रैटेजी था वो क्या था, दैट यू फेल्ट कॉन्फिडेंट ऑलवेज कि हाँ आई एम हम्म। अप टू द मार्क, की मैथ्स में 182 प्लस मार्क्स लाने का मतलब ये है कि यू आर रियली गुड इन इट। सो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं प्लीज। पहले तो मैं ये मेक श्योर करती थी कि मेरे खुद के बने हुए नोट्स हैं, बिकॉज मैं बुक से नहीं पढ़ पाती हूँ, मैं अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स पे ज्यादा रिलाई करती हूँ। सो जो मेरे कोचिंग के नोट्स थे उनको फॉलो करती थी। और जैसे फॉर एग्जांपल कोई नए पैटर्न के क्वेश्चंस आए हैं, कोई एग्जाम हुआ और उसमें नए पैटर्न के क्वेश्चंस आए, तो आप लोग जैसे आप भी यूट्यूब पे काफी अपलोड करते हैं वीडियोस जिसमें आप नए पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करते हो। सो मैं वो वीडियोस देखकर एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करती थी, जिसमें वो नए, जैसे नए अलजेब्रा के ये नए क्वेश्चंस आए तो वो मैंने नोट कर लिए, या अरिथमेटिक के कोई नए क्वेश्चंस आए, तो वो मुझे पता होता था कि जब मुझे थोड़ा सा लेवल अपना इम्प्रूव करना, इंक्रीज करना, तो आई विल गो टू दैट पर्टिकुलर रजिस्टर एंड वहां से मैं ये सारे क्वेश्चंस पढ़ूंगी। सो प्रैक्टिस के टाइम पे वो हेल्प करता था, जब मुझे पता है मेरे बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं तो आई विल गो टू दैट लेवल। सो ऐसे कर करके मैंने थोड़ा सा अपना लेवल धीरे धीरे इंक्रीज किया। बट पेट यही रहता है कि मैं संडेज रिवीजन के लिए रखती थी, जो भी मैंने पूरे वीक में पढ़ा है वो मैं संडे को जरूर रिवाइज करती थी, चाहे पर टॉपिक में एक एक क्वेश्चन, पांच पांच क्वेश्चन सॉल्व करूं, सो दैट एक याद रहे, दिमाग में रहे कि पिछले हफ्ते किया क्या है, एंड देन आई मूव फ्रेशली ऑन टू द नेक्स्ट वीक। सेम पैटर्न आई रिपीटेड एवरी वीक। सो ये एक चीज थी जो मैं हर हफ्ते फॉलो करती थी। सो अर्षि, जो न्यू पैटर्न वाले क्वेश्चन जो आपने एक नए रजिस्टर में नोट किया, तो वहां वाज देयर एनी सिलेक्शन क्राइटेरिया, या ये था कि मुझे सारे क्वेश्चन नोट करने हैं या सिलेक्टिव क्वेश्चंस मुझे लिखने हैं? क्या आपकी स्ट्रैटेजी थी वहां? पहले वीडियो देखते हुए मैं देख लेती थी क्वेश्चन, और पहले जब सर सॉल्व करते हैं तो आई यूज टू सी कि क्या मेरा मेथड सिमिलर है उनसे, या मैं कुछ लंबा मेथड या मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। अगर मैं फटाफट सॉल्व कर पा रही हूँ तो मैं वो क्वेश्चन नहीं लिखती हूँ, जो मुझे लगता है मुझसे नहीं हो रहा सॉल्व, या इसमें कुछ नई ट्रिक लग रही है जो मैंने आज तक देखी नहीं है, वो सिर्फ मैं नोट डाउन करती थी, वरना ऐसे तो काफी लंबा हो जाता था प्रोसीजर। सो ओनली दोज क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि मैं नहीं सॉल्व कर पा रही हूँ या इसमें कुछ नई ट्रिक लग रही है, वो मैं अलग से मेंटेन करती थी। और एक चीज आरुषि मुझे और भी पूछनी है कि जैसे होता ना कि एक बार प्रिपरेशन हो गई बेसिक, देन यू स्टार्टेड गिविंग मॉक्स। सो हम्म। क्या मॉक्स से भी आप कुछ क्वेश्चंस उठा के अपने नोटबुक में डालते थे रिवीजन के लिए? बिल्कुल बिल्कुल सर, बोथ फॉर मैथ्स एज वेल एज इंग्लिश मैंने अलग रजिस्टर्स मेंटेन किए थे।
पहले तो मैं कम से कम मेक श्योर करती थी कि 60 to 70% मेरी प्रिपरेशन हो जाए, तब मैं मॉक्स देना स्टार्ट करूँ, क्योंकि उसमें अच्छा स्कोर करना भी इम्पोर्टेंट है, वरना यू कैन गेट डीमोटिवेटेड। सो उसके बाद जब मुझे लगता था इसमें कोई नया ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, बिल्कुल नहीं आता, बहुत सारे ऐसे मॉक्स में क्वेश्चंस होते हैं जो एक बार देख के पता है नहीं होने वाले सॉल्व, या ट्राई करके भी नहीं होते थे, तो वो मैं मेक श्योर करती थी कि मैं अलग से लिख लूँ, ताकि मॉक देने का भी फायदा हो। एंड 2 आवर्स के बाद 1 आवर तो मैं एनालिसिस के लिए ही रखती थी, ताकि मुझे एटलीस्ट कुछ तो मिले मॉक से जो मैं नहीं कर पाई। तो उसके लिए भी मैंने इंग्लिश में भी और मैथ्स में भी अलग रजिस्टर्स मेंटेन किए थे, जिससे मैं वहाँ पे नोट करती रहती थी। और अरुषि, जैसे कैलकुलेशन की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है आज की डेट में, एग्जाम्स में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ रही है, तो आपको हाई स्कोर करने की जरूरत है। कैलकुलेशन के लिए स्पेसिफिकली डिड यू ट्राई समथिंग? कैसे आपने अपनी कैलकुलेशन को ये इंश्योर किया कि इट इज अप टू द मार्क, कि एग्जाम में हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे? सर एक्चुअली इसमें मुझे एक एज इस तरह मिला कि मैंने बचपन में अबैकस किया हुआ था, तो ओके। उससे मेरे को काफी मतलब बचपन से ही कैलकुलेशंस अच्छी लगती थी और मैं कर लेती थी जल्दी। सो वो एक हैबिट थी और वो मैंने प्रैक्टिस में भी लाई, तो उससे मेरे को ये थोड़ा सा फायदा हुआ कि कैलकुलेटिव क्वेश्चन से मुझे डर भी नहीं लगता था और मैं कर भी लेती थी सॉल्व। लेकिन मेंस के टाइम पे ऐसा हुआ था कि जब आपके सामने बड़ा सा क्वेश्चन आता है, तो वो एक दो बार मुझसे ये हुआ 2018 में कि दूसरी बार में सॉल्व हुआ, फर्स्ट टाइम में मेरा आंसर मैच नहीं हो पाया, तो वो थोड़ी-सी नर्वसनेस हो सकती है। लेकिन अगर आप एक रेगुलर प्रैक्टिस में हैं, तो द बेस्ट वे इज़ टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर एज़ मच एज़ यू कैन। सो हम्म अदरवाइज़ मैंने ऐसा कुछ डिफरेंट फॉलो नहीं किया कैलकुलेशंस। सो अर्शी, एक चीज और मुझे जाननी है कि जैसे कैलकुलेशन के नाम पे, जैसे लेट मी आस्क यू कि जैसे आपको टेबल्स कितने तक याद थी? टेबल्स तो एज़ सच मुझे 20 तक ही आती, ज़्यादा 20 नहीं। तक, ओके। 20 टू 25 नॉट ठीक है, ये मच। सवाल बच्चे पूछते हैं कि कितने तक, टेबल हुँ। 30 तक याद कर लें क्या? मैंने कहा मुझे भी 20 तक ही आती है। हाँ, सो मुझे भी। सो स्क्वायर्स आपको कितने तक आते थे? स्क्वायर्स मुझे 30 तक आती थी, 30 टू 35। ओके। एंड हुँ। क्यूब्स कितने तक याद थे आपको? क्यूब्स हार्डली 15 तक। फ्रैक्शंस आपको कितने पता थे? फ्रैक्शंस ऑलमोस्ट सारे पता थे। 1/20, ओके। 1/25 के साथ। ओके। हुँ। स्क्वायर रूट्स? स्क्वायर रूट्स भी 20, हाँ, अच्छे खासे 25 टू 35 आते ओके। एंड ये जो चीजें हैं कि जैसे मैथ्स में कुछ स्पेशलाइज जैसे टेक्निक्स होती हैं, लाइक हैं। अप्रोक्सीमेशंस, हुँ। लाइक आपने यूनिट डिजिट की बात करी। सो ये जो तैयारी में इसका इनकॉर्पोरेशन है आज के डेट में, बिकॉज जिस तरह से कंपटीशन ग्रो हो रहा है, इट इज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वेरी। थोड़ा सा डिफरेंट लाइन ऑफ थिंकिंग भी रखें। सो हुँ। मॉक्स में जब आप मॉक्स देते थे, तो जैसे कई बार बच्चों के दिमाग में ये होता है कि ये सब चीजें अप्लाई करने में प्रॉब्लम होती है, उनका जो फर्स्ट लाइन ऑफ थॉट है वही आगे आता है। आपने हुँ। कैसे इंश्योर किया कि आप इन चीजों को मॉक्स में यूज कर पा रहे हैं, एक्चुअल में यूज कर पा रहे सर पहले तो क्वेश्चन को अपने आप जब जब एब्ज़ॉर्ब कर रहे हो, तो आपको एक स्ट्राइक करता है कि ये तरीका होना चाहिए सॉल्व करने का। तो अगर वो तरीका मुझे पता है, मुझे एक्यूरेट आंसर तक कम टाइम में ला रहा है, तो मैं वो फॉलो करती हूँ। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो जब लास्ट पार्ट बचता है जिसमें स्पेशल कैलकुलेशन आपको थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही है, तो उसमें मैं यूनिट डिजिट यूज़ कर लेती हूँ। बट हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपके यूनिट डिजिट्स यूनिक है चारों ऑप्शंस में। कभी 2 ऑप्शंस में सेम भी हो जाते हैं, तो आपको कन्वेंशनल मेथड ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो यही है कि आपको कॉल कब लेनी है, ये आपको डिसाइड करना है जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। सो दैट इज़ अप टू हैं? यू, एंड अगेन इट कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस ओनली। घूम ठीक फिर है। के आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इट डिपेंड्स ऑन दैट। राइट। सो अर्षियब, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछने जा रहा हूँ मैथ्स में, कि मैथ्स में अगर आपके जितने भी टॉपिक्स थे, हुँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका सबसे स्ट्रांग 3 टॉपिक्स कौन कौन से थे? आई थिंक परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड ट्रिग्नोमेट्री। ओके। और वीकेस्ट 3 टॉपिक्स आपके कौन से थे? वीकेस्ट सर स्टार्टिंग में मुझे ज्योमेट्री थोड़ा पुल बैक करता था, एंड उसके अलावा सीआई के कुछ क्वेश्चंस थे जो कभी-कभी अटक जाते थे, और बाकी थोड़ा वर्कआउट करके ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत वीक है या पसंद नहीं है कोई टॉपिक, हो जाता था। बट ये 2 ऐसे टॉपिक्स थे जो थोड़ा मुझे स्कोर जिसकी वज़ह से लो हो जाता था, काफ़ी मिस्टेक्स होती थी। डेटा डेटा इंटरप्रिटेशन आपको कैसा लगता था मैथ्स में? डेटा इंटरप्रिटेशन वाज़ फाइन, वो मैंने इनफैक्ट ज़्यादा कुछ प्रैक्टिस भी नहीं की थी, उसमें बस एक मतलब नज़र मार लेती थी कि ऐसे टाइप के हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस। बाकी इट वाज़ हम्म। ऑल कैलकुलेशन, तो उसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम था नहीं, ऐसा फेस नहीं किया। एंड मैथ्स में आपने कोई फॉर्मूला लिस्ट भी बनाया था कि इनको मैं एग्जाम के पहले एक दिन पहले रिवाइज करूंगी, या क्या हाँ, इस तरह से? वो मैंने एक्चुअली बहुत सारे शीट्स बना रखे थे जिसमें शॉर्ट ट्रिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ और फॉर्मूले थे। तो वो मैं रास्ते में जाते-आते देखती रहती थी, नज़र मारती रहती थी। क्योंकि वो मुझे पता है कि ये मैं भूल सकती हूँ और ये थोड़ी नई चीज़ें हैं, तो वो मैं ज़रूर लिख लेती थी एक स पेज पे,
एंड उनको रिवाइज कर लेती थी, जैसे एग्जाम से पहले, एक रात पहले या सुबह के टाइम पे। वो मैंने मेंटेन किया हुआ था। सो मैथ्स में जो आपका कोर एक तरह से मैं कहूँ सिलेबस है या कोर नोट्स हैं, आपने कितनी बार आपने उसको रिवाइज किया होगा ऋषि तैयारी के दौरान? लाइक एक साल में या पूरी तैयारी एक में? साल में और पूरी तैयारी में, दोनों बताओ आप। एक साल में कम से कम मैंने 8 से 10 बार किया होगा आराम से। एंड कंप्लीट पूरी रिवीजन। कंप्लीट रिविजन। वेरी गुड। एंड पूरी तैयारी में 15-20 बार तो आराम से कर ही लिया होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम वेरी मैंने गुड, प्रैक्टिस नहीं की थी, तब मैंने 5-7 बार ही किया था, बट फिर डबल किया मैंने प्रैक्टिस नेक्स्ट टाइम। वेरी गुड, वेरी गुड। और इसे हम मूव करते हैं अगले सब्जेक्ट पे, इंग्लिश में, राइट? सो आपकी स्कूलिंग काफी अच्छी रही है, तो क्या एक इंग्लिश में आपको एडवांटेज था व्हेन यू एंटर्ड इनटू एसएससी कंपटीशन? तो जैसे हम लोग क्या है, हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हुए लोग हैं, तो मैंने बड़ा स्ट्रगल किया है इंग्लिश में, ठीक है? सो व्हाट वाज योर कंडीशन? जैसे होता है एक कंफर्ट होता है कि हाँ ठीक है, इंग्लिश इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। आपके साथ जब आपने इस कंपटीशन में आपने अपियर किया, तो इंग्लिश में आपका क्या कंफर्ट लेवल था? बिकॉज हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं उनका कंफर्ट लेवल बहुत खराब होता है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार कैट लिखा था, तो अंग्रेजी में मेरी बहुत बहुत बुरा हाल हुआ, मेरी बेइज्जती हुई एक तरह से इंग्लिश में। सो व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू सॉ कि इंग्लिश आती है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? क्या कंफर्टेबल आपका स्टार्ट में था? देन हाउ डिड यू यूज्ड रिसोर्सेज एंड मेड इट बेटर? पहले तो लगा कि अच्छा ये तो ओरल क्वेश्चंस है, तो ऐसे ही हो जाएंगे। देख के लग रहा था कि ग्रामर है, बेसिक क्वेश्चंस है, हो जाएंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो एग्जाम में आता रहता है, बट वो सुपरफिशियल आई थिंक एनालिसिस था। जब एक्चुअली आप पढ़ने लगते हो और मार्क्स देते हो, तब आपको समझ आता है कि डेप्थ में नॉलेज चाहिए। ग्रामर रूल्स जैसे मैंने एसएससी में पढ़े, आई थिंक वो स्कूल में भी वैसे नहीं पढ़े मैंने इतने डेप्थ में। सो वो एक चीज थी, जैसे सेंटेंस में गलती नहीं ढूंढ पाती थी मैं, तो वो पता चला वहां से कि अच्छा आपको ग्रामर के रूल्स डेप्थ में आने चाहिए। तो वो एक चीज थी। वोकैबलरी दूसरी थी, जो स्कूल में तो नॉर्मल वोकैबलरी अच्छी इंग्लिश ठीक है होती है, लेकिन जो थोड़ा एसएससी में फॉर्मल वोकैबलरी यूज हुई, वो मैंने थोड़ा ढीला 2017 में छोड़ा। उसका मेरे को रिजल्ट खुद दिख गया था, वो एक बहुत बड़ा मिस्टेक था। तो सेकेंड टाइम मैंने फिर मेक श्योर किया कि कम से कम 8-10 बार में अगेन वोकैबलरी को भी गो थ्रू करूँ। तो ये 2-3 चीजें थी जो लगती हैं आसान है, लेकिन जब आप एक्चुअली में पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि बहुत डेप्थ में नॉलेज चाहिए। तो हाँ, एडवांस। हाई, बिल्कुल बिल्कुल। एक एवरेज स्कोर भले ही आपकी प्रीवियस नॉलेज करा देगी, बट टॉप स्कोर के लिए टॉप एफर्ट चाहिए। राइट, राइट, आई एग्री। अर्शी, इंग्लिश में आपने क्या क्या रिसोर्सेज यूज किया? अगर मैं सेक्शन वाइज बात करूं कि वोकैबलरी के लिए स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या थी, और वोकैबलरी के लिए क्या आपने कोई वोकैब लिस्ट बनाई थी कि मुझे 5000 वर्ड याद करने हैं, या यू हैड सम डायनेमिक मेथड, न्यूज़पेपर, नॉवेल्स? कैसे तैयारी करी आपने वोकैबलरी की? वोकैबलरी के लिए सबसे पहले तो मैंने प्रिंस टू पैरामाउंट एंड नीतू सिंह की जो वॉल्यूम 1 एंड 2 थी, वो वाली बुक्स मैंने फॉलो करी। वो कम से कम मैंने 10-12 बार रिपीट किए वो राउंड्स, एंड एक अलग रजिस्टर में अगेन लिख के भी मैंने किया, क्योंकि मुझे तब तक सेटिस्फैक्शन नहीं होता जब तक लिख के मैं याद ना कर लूँ। सो दैट इज समथिंग विच आई फॉलो। इससे मेरे को जल्दी याद होता है और देर लंबे टाइम तक याद रहता है। तो वो मैं करती थी। और न्यूज़पेपर ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था पढ़ना। सो मैं इतना अच्छा डेली ऐसा कुछ था नहीं मेरा कि न्यूज़पेपर पढ़ना है, बट मैं रीडिंग की हैबिट में थी स्टार्टिंग से। नॉवेल्स वगैरह वो मैं बचपन से पढ़ती थी, तो उससे हाँ थोड़ा ये फायदा हुआ कि नॉवेल्स वगैरह अगर मैं टच में हूँ तो उसकी मैं डिक्शनरी में लुकअप कर रही हूँ मीनिंग वगैरह, या कहीं पे कुछ पढ़ा तो वो मैं उस रजिस्टर में ऐड कर लेती थी कि आज ये नया वर्ड दिखा, तो वो ऐड होता रहता था। बट जो मेजर आई थिंक हेल्प हुई वो उन बुक्स से ही हुई, जो एसएससी के प्रीवियस ईयर वोकैब थे, और जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें वोकैबलरी के नए वर्ड यूज होते थे, तो वो मैं वहां से कैच कर लेती हम्म। सो वोकैबलरी में एक रिटेंशन बहुत बड़ा इशू होता है। थी। बिगेस्ट इशू इज द रिटेंशन। आपने एक वर्ड पढ़ा, यूजुअली हम्म, हम आम बोलचाल की भाषा में यूज भी नहीं करते उनको, तो वो भूल जाते हैं हम्म। हम लोग। सो हाउ डिड यू रिवाइज दैट? व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी टू चेक दैट कि वर्ड्स याद है मुझे? पहली चीज तो जब मुझे लगता था कि एक थ्रेशोल्ड रीच हो गया, अब मैं शायद भूल गई होंगी, तो मैं इमीडिएटली फिर से रिवाइज करना स्टार्ट कर देती थी वोकैबलरी को। और दूसरी चीज, मैं लिख कर कोशिश करती थी जितनी बार हो लिख कर करूँ। और जब मैं रिवाइज कर रही हूँ तो मैं अपनी बुक, जैसे या तो अपनी सिस्टर या अपनी मदर को बोलती थी कि आप मुझसे पूछो रैंडमली, सो दैट मैं तो एक लाइन से याद करूंगी, बट आप रैंडमली पूछोगे तो शायद मुझे पॉप करे एकदम से कि ये वाला कहाँ पे पड़ा है, एंड आई मैप इट इनटू माय माइंड। सो मैं ये कोशिश करती थी कि किसी और से बोलूं कि मुझसे आप छोटे टेस्ट लेते रहो वोकैबलरी के, सो दैट वर्ड तो सुना हो लेकिन इसका मीनिंग मैं खुद से फॉर्म करूं। तो ये हम्म मैं करती थी, जो हेल्प किया हम्म काफी।
कई लोग यूज करते हैं ना, कार्ड्स यूज करते हैं वोकैबुलरी के लिए, ऐसा कुछ किया आपने ट्राई? नहीं। नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं और वोकैबुलरी एक्चुअली। के कुछ एप्स आते हैं जिसमें लोग टेस्ट देते हैं? नहीं नहीं, मैंने नहीं। टेस्ट किए हैं लेकिन ऐसे कुछ ऐप स्पेसिफिकली वोकैबुलरी के लिए नहीं किया, मैं बुक्स को ही मेजर फॉलो करती थी। हम्म। और इंग्लिश में जो ग्रामर का सेक्शन है, हाउ डिड यू प्रिपेयर ग्रामर? क्योंकि ग्रामर में सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, इतने तरह तरह के नियम है, मुझे आज तक ग्रामर के रूल समझ में नहीं आए, ठीक है। सो हाउ डिड यू मेक श्योर कि वो इंपॉर्टेंट रूल्स आपको याद हैं, फिर उनके एक्सेप्शंस होते हैं? ग्रामर मतलब अनलिमिटेड है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। सो उसकी तैयारी आपने कैसे करी? बिकॉज यू हैव ऑलमोस्ट स्कोर्ड परफेक्ट स्कोर इंग्लिश में, सो दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नो दैट आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो काफी हाई रहा होगा। सो किस तरह से आपने ग्रामर को तैयार किया? ग्रामर के लिए सबसे पहले तो मैंने प्रिंस टू पैरामाउंट की फॉलो करी, उसमें काफी अच्छे और डिस्क्रिप्टिव रूल्स दिए हुए हैं विद एग्जांपल्स। तो मैं 1 से 2 दिन लगाती थी पूरा चैप्टर समझने में और याद करने में, जो भी रूल्स थे एंड एक्सेप्शंस के साथ। देन सेकंड जो मेरा रूल होता था वो ये था कि मिरर ऑफ कॉमन एरर्स एक बुक है जिसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए हैं एंड विद एक्सप्लेनेशन। सो मैं मेक श्योर करती थी कि जो चैप्टर मेरा होता जा रहा है वहां से मैं क्वेश्चन भी करती जाऊँ। तो वो काफ़ी हेल्प करता था, क्योंकि अगर कहीं गलत हो रहे हो तो वो इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको एक्सप्लेन कर देते कि आपकी गलती ये है। तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी वो बुक एंड वो मैंने लास्ट तक हमेशा फॉलो करी 2017 से 18 तक। दैट बुक वाज़ लाइक अ होली ग्रेल, जो काफ़ी मतलब आपको एरर्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती। तो वो ये 2 चीज़ें थी जो मैं बार-बार रिपीट करती थी, क्योंकि ग्रामर रूल्स इट्स डेफिनिट कि आप कभी ना कभी जाके भूल जाते हो। तो एक रिविज़न वीकली रिविज़न मैं करती हूँ, संडे को करती थी। तो उसमें इंग्लिश के रूल्स वगैरह, वोकैब एंड जो भी पूरे हफ्ते में पढ़ा है वो करा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो क्वेश्चंस हैं वो आप टाइमली रिवाइज करते रहो तो एक रिटेंशन अपने आप आता रहता है। एंड ये इडियम्स एंड फ्रेजेस जो आपके होते हैं, इसकी आपने कुछ स्पेसिफिक लिस्ट बना के तैयारी करी थी, किस तरीके से? हाँ, मैंने लिस्ट बनाई थी, जो मैं नए इडियम्स को गो थ्रू करती थी या आती थी, मिलते थे, वो मैं लिखती रहती थी। और बाकी जो बुक्स में है वो तो है ही। लेकिन हम्म 2017 में ऐसा हुआ था कि कुछ इडियम्स ऐसे थे जो कभी सुने भी नहीं थे। तो मैं कुछ यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख लेती थी जहाँ पे नए पैटर्न के इडियम्स या कुछ नए इडियम्स हैं, वो करके मैं नोट कर लेती थी। जैसे मैथ्स में कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चंस होते थे, सिमिलरली आई फॉलोड फॉर इडियम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सो वो हम्म। स्टार्ट किया मैंने। पीक्यूआरएस के लिए कोई स्पेसिफिक तैयारी आपने करी? किस तरीके से उस पोर्शन को आपने रेडी किया? पीक्यूआरएस में आई मेड श्योर कि थोड़ा-सा आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। अगर आपके सामने जैसे फॉर एग्जांपल प्रोनाउन से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो ऑब्वियस है कि वो फर्स्ट तो नहीं होगा। तो यू हैव टू कनेक्ट द लास्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेक्स्ट सेंटेंस। तो वो मैं कनेक्ट करती थी फर्स्ट और लास्ट पार्ट, और थोड़ा मीनिंग भी बनना चाहिए। तो कभी-कभी कंफ्यूजिंग होता था, लेकिन ये तो कांस्टेंट प्रैक्टिस के थ्रू आपको एक रूटीन में लाना पड़ेगा खुद को। तो वो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। इंग्लिश की तैयारी में अर्सी, प्रैक्टिस के लिए व्हाट पीपल शुड डू? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, व्हाट डिड यू डू? थोड़ा इसके बारे में बताइए कि प्रीवियस ईयर के तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्या उन सारे क्वेश्चंस को एस्पिरेंट को लगाना चाहिए? मैंने तो लगाए थे एटलीस्ट प्री के टाइम पे। आई फिनिश्ड ऑफ द प्री वाला सेक्शन ऑफ इंग्लिश। देन जो एमबी पब्लिकेशन एक प्रीवियस ईयर की बुक है उसमें, और किरण की प्रीवियस ईयर मेंस वाली जो बुक है उससे मैंने मेंस के लिए भी कंप्लीट किए पूरे जितने थे। एंड जब ये हो गया तब मैंने पैरामाउंट की आई थिंक एक मॉक टेस्ट की बुक आती है 1 to 20 एंड 20 to 40 मॉक्स। तो वो दोनों बुक्स मैंने परचेज करी एंड आई मेक श्योर कि रोज मैं एक मॉक तो पूरा दूं। तो उससे एक हैबिट बनती गई कि मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर। तो आपने जो ये पैरामाउंट वाली बुक थी, जो मॉक वाली थी, ये आपने ऑफलाइन टेस्ट दिया था इसका, राइट, उस बुक से? राइट, या ऑफलाइन आई हैड परचेज, मैंने दोनों बुक्स परचेज करी थी और मैं ऑफलाइन रोज एक एक मॉक। ओके, ग्रेट। थर्ड सब्जेक्ट जो आरुषि है, जो प्रीलिम्स में आता है, मेंस में नहीं आता है, वो है रीजनिंग। रीजनिंग की जो ओवरऑल तैयारी थी वो आपने किस प्रकार से करी? रीजनिंग बेसिक जो पहले तो कोचिंग में क्वेश्चंस वगैरह देते थे, शीट्स देते थे, वो सॉल्व करती थी मैं। और बाकी प्रीवियस ईयर पेपर्स पे मैंने पूरा रिलाई किया Previous year paper. Okay. था। So did you solve all the question asked in previous years? ऑल द क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स फॉर ऑल द पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, आई सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस। तो आरुषि, ये जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन होता है, जो केवल होता है 50 मार्क्स के हैं, बट सब्जेक्ट सारे होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, सब कुछ पढ़ना होता है। ये सेक्शन आपने किस प्रकार से तैयार किया? क्योंकि यूजुअली जो साइंस बैकग्राउंड के लोग होते हैं, चलो ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में थोड़ा बहुत आता भी है, बट बाकी सेक्शंस में निल होते हैं, जीरो होते हैं। हाउ डिड यू प्रिपेयर दैट सेक्शन?
सर उसके लिए पहले तो मैं अपने कोचिंग के नोट्स पर ही पूरा रिलाई करती थी, जितने भी उसमें वहाँ पे क्लासेस में जो भी पढ़ाया गया। बट जब सेकेंड ईयर मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, तब आई गॉट टू नो अबाउट लूसेंट। सो मैंने मेजर प्रिपरेशन लूसेंट से ही करी। एंड अगेन यहाँ पर भी मैंने अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाए, जो जो टॉपिक्स मुझे लगते थे। और बाकी यहाँ पे मैंने ये ट्रिक यूज करी। मैं बहुत कुछ खास थी नहीं, जीएस बहुत मुझे परेशान करता था, नहीं हो पाता था मुझसे, मगअप नहीं हो पाती थी चीजें, और मगअप हो भी गए तो रिटेन नहीं कर पाती थी। सो उसके लिए मैंने फ्लैश कार्ड्स बनाने स्टार्ट करे, उसमें इंपॉर्टेंट डेटा या जो भी हिस्ट्री के डेट्स, इवेंट्स, आर्टिकल्स इन पॉलिटी या फैक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी, वो सब मैंने लिखना स्टार्ट किया। और शफल करके फिर मैं अपनी सिस्टर से बोलती थी कि मुझसे रैंडम कोई भी चीज पूछो, सो दैट आई गेट टू नो कि मुझे याद भी है या नहीं। और बाकी फॉर हिस्ट्री मैंने ये सीखा कि थोड़ा सा एक स्टोरी की तरह उसको याद करना पड़ता है। अगर मैं रट्टा मारने जाऊं तो मैं भूल जाती हूँ डेट्स भी, और हुआ क्या, किसके बाद क्या चीज हुई। सो वो थोड़ा सा मैंने एक स्टोरी के फॉर्म में याद करना स्टार्ट किया। एंड पॉलिटी मुझे अच्छी लगती थी, सो वो तो मतलब हो जाता था, वो मैं लिखकर याद करूँ तो वो रिटेन रहता था, मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। बाकी सब्जेक्ट जितना हो सकता था मैंने यही कोशिश की कि थोड़ा प्रैक्टिकली पढूं, स्मार्टली पढूं। सब कुछ नहीं पढ़ना, जो जो एक पैटर्न पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने ऑब्जर्व किया, क्या चीज ज्यादा पूछी जाती है, उस पर ज्यादा फोकस किया। और करंट अफेयर्स मंथली आई यूज्ड टू रिवाइज। ओके, सो करंट अफेयर्स के लिए भी आपने कोई नोट्स बनाए थे या कोई पीडीएफ वगैरह, कैसे करते थे आप? हाँ, मैं मंथली पीडीएफ ही फॉलो करती थी, और लास्ट में आई थिंक मेरी मदर ही हेल्प करती थी, वो मेरे लिए नोट्स बना देती थी और खुद पढ़ के फिर मुझे समझाती थी, तो वो ज्यादा मुझे ऐसे बेटर समझ आता था। तो ऐसे ही करती थी मैं करंट अफेयर्स मंथली। ओके ओके, सो लूसेंट की बुक को आपने एंड टू एंड पढ़ा या सेलेक्टिव थे आप उस बुक में? नो, ओनली सिलेक्टिव, पूरा तो मैं नहीं पढ़ पाई। जो चीजें मुझे लगी थोड़े मेरे नोट्स में मिसिंग है, या इसकी मुझे डेप्थ में थोड़ी नॉलेज पता होनी चाहिए, वो ही सिर्फ वही पार्ट्स मैंने लूसेंट से की। तो और जनरल बाकी साइंस की आपने तैयारी कैसे करी? जनरल साइंस तो विद वट एवर नोट्स आई हैड उससे करी, और बाकी तो आता ही था, जैसे फिजिक्स में एसआई यूनिट्स वगैरह, वो तो आई वाज वेरी वेल वर्स्ड, तो उसमें इतनी जरूरत नहीं पड़ी। बायो में थोड़ा पड़ा जरूरत। तो किरण की हम्म। ईयर की जो जीएस की बुक है, वो मैं रेगुलरली सॉल्व करने लगी 2018 की प्रिपरेशन में। वो मैं 5-6 मंथ्स पहले ही मैंने स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशन। तो एक पैटर्न रिपीट होने लग गया क्वेश्चन का, तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली आंसर आने, तो वो काफी हेल्पफुल। तो आपकी तैयारी में आरुषि टीयर 1 और टीयर 2 की प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड थी या फिर ये अलग अलग थी? जैसे कई बच्चों का जो स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि चूंकि टीयर 1 में 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और उन्हें मालूम है कि मैथ और इंग्लिश जानी है टीयर 2 में भी। सो हाउ डिड यू मैनेज योर टाइम एलोकेशन टू द सब्जेक्ट्स कि मुझे एक दिन में चारों सब्जेक्ट पढ़ने हैं प्रीलिम्स के पहले, मेंस के पहले चलो थोड़ी सी हालत सामान्य रहती है, 2 ही सब्जेक्ट हैं, बट बिफोर मेंस टिल टीयर 1 इज ओवर, कैसा स्ट्रैटेजी आपका रहा तैयारी में? सर मैं ये करती थी कि सोने से पहले रात को मैं एक लिस्ट बना लेती थी ऑफ द टॉपिक्स व्हिच आई वांट टू कवर द नेक्स्ट डे। तो अगले दिन मैं ऐसे अपने डे को डिवाइड करती थी, सो दैट एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स में पढ़ रही हूँ। रीजनिंग में चाहे ऑल्टरनेट डेज पे पढूं, बट जीएस का कुछ पार्ट और मैथ्स और इंग्लिश तो रहता ही था। तो वो मैं मेक श्योर करती थी कि मैं लिख लूँ टॉपिक्स कौन से, और वो इक्वली बैलेंस्ड हो। और मैथ्स में ऐसे कवर करती थी मेजरली, क्योंकि इंग्लिश में तो थोड़े बहुत टॉपिक्स का बस डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता था, टॉपिक्स तो सारे वही आते थे, बट मैथ्स में लेवल भी चेंज हो जाता था। सो मैथ्स में मैं ये करती थी कि जो एटलीस्ट बेसिक्स हैं वो कवर हो गए और मेरे पास टाइम अलाउ हो रहा है, तब मैं जाके अपना थोड़ा सा दूसरे बुक से जो मेरे मेंस के लिए अलॉटेड है, वो थोड़ा बहुत स्टार्ट कर देती थी। बट मेजरली मैं यही कोशिश करती थी कि अगर प्रीलिम्स है तो उसी पे ध्यान दूं, और जो लेवल है वो वही मेंटेन रखूं, क्योंकि आगे थोड़ा टाइम है उसमें, फिर फोकस तो करना ही है मैथ्स और इंग्लिश में। सो आई यूज टू मेक श्योर कि मैं allocate करूँ equal time to all the subjects। ओके, सो कोई फिक्स टाइम शेड्यूल आपका होता था कि ये सब्जेक्ट मुझे इतनी देर पढ़ना है, किस तरह से आप डिवाइड करते थे इसको? सर पहले तो मैं अपना दिन लीस्ट फेवरेट पार्ट से स्टार्ट करती थी, जो मुझे पता है कि अगर एंड ऑफ द डे नींद भी आ रही है तो मुझे मतलब करने का मन नहीं करेगा और छोड़ ना दूं, तो मैं स्टार्टिंग में ही सुबह जीएस पढ़ लेती थी, और उसके बाद वोकेबलरी थोड़ा बहुत, जैसे इंग्लिश का पार्ट। एंड मैथ्स मुझे पसंद था तो वो मैं फिर भी रात तक स्ट्रेच कर लेती थी। सो मैं अपना दिन इस तरह डिवाइड करती थी, सो दैट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है या जो लीस्ट फेवरेट पार्ट है मेरा, वो फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में कंप्लीट हो जाए। और टाइमिंग्स में ऐसे ही रखती थी, जीएस 2 to 3 hours मिनिमम, और इंग्लिश में भी सेम 2 hours अराउंड। एंड बाकी जो मेजर पार्ट था वो मैं मैथ्स को ही देती थी, इसमें प्रैक्टिस काफी लगती थी। सो वो दैट आई मेक श्योर। सो ऑन एन एवरेज आपका स्टडी टाइम कितना होता था पर डे? सर एक्चुअली मेरा ऑनेस्टली
कोई फिक्स टाइम नहीं था, जितना मैं पूरे टाइम घर पे ही होती थी, तो जितना अलाउ करता था मेरा बॉडी, मैं इतना टाइम दे पा रही हूँ, उतना मैं कर लेती थी स्ट्रेच। बट मेंस के टाइम पे बात करूँ तो मिनिमम 10 to 12 आवर्स, और मीन्स के प्रीलिम, टाइम पे हाँ प्रीलिम्स में 8 आवर्स, अराउंड 7 to 8 8 आवर्स। 7 to 8 आवर्स। ओके ओके। सो अर्शी, एक क्वेश्चन और भी है कि जैसे तैयारी के दौरान, चूंकि आपकी भी एक लंबी पढ़ाई रही, मतलब 4 साल आपका ग्रेजुएशन हुआ और फाइनल रिजल्ट आने तक मुझे लगता है एसएससी ने भी आपको 4 साल तो जी। लगा ही दिए, 4 years, हम्म बिग टाइम। तो एक कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा इशू होता है। हर हम्म एस्पिरेंट महसूस करता है कि यार वही चीजें बार बार पढ़े जा रहे हैं, कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, और हम्म एग्जाम साइकिल इतनी लंबी है। सो आपने कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करी? क्या आपकी तैयारी में कुछ लंबे लंबे गैप्स हुए? हाउ डिड यू वेंट थ्रू दिस फेज? इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें। लंबे गैप्स तो नहीं कह सकते, बट हाँ ऐसे कुछ फ्रस्ट्रेटेड डेज होते थे जब लगता था कि पता नहीं रिजल्ट आने वाला भी है या नहीं, सही पाथ में जा रहे हैं या नहीं। बट देन आई यूज टू लिफ्ट माई सेल्फ अप ओनली, क्योंकि और कोई मेरे पास रास्ता नहीं था। मैक्सिमम एट अ स्ट्रेच अगर मैं नहीं पढ़ रही तो मुझे फिर खुद ही गिल्टी फील होता था कि आई एम नॉट स्टडिंग, आई एम वेस्टिंग माई टाइम। सो पढ़ना स्टार्ट तो करना ही पड़ता था किसी ना किसी तरह। और दूसरी चीज, हाँ कंसिस्टेंसी के लिए यही है कि आपको एक डिसिप्लिन, स्ट्रेटेजी और शेड्यूल रोज का मेंटेन करना पड़ता था। जब तक मैं वो टिक नहीं करती थी चीजें जो मैंने चेकलिस्ट में बनाई है, तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती थी। एंड मुझे पता था कि मैं अपने आप को नेक्स्ट डे ओवरलोड करूंगी इन टॉपिक से, इसलिए बेटर है कि आज में ही खत्म कर लूं। सो मैं एक डिसिप्लिन, आई थिंक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए। तो अगर आप एक डिसिप्लिन के थ्रू अपनी एक पूरा टाइम टेबल बना रहे हैं तो डेफिनेटली आप उसे अचीव कर पाएंगे। बस थोड़ा हम्म। कंसिस्टेंसी चाहिए ही डेफिनेटली। राइट। और अच्छा, एक चीज और भी कि जैसे जब कोई तैयारी के फेज में आता है, चाहे वो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है फुल टाइम या फिर यूपीएससी की, और अगर वो उसके पहले जो उसका ग्रेजुएशन डिग्री है वो ऐसा है जहां पर एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल हो सकता था, लाइक कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन है आपका, सो यू नो योर कलीग्स आर वर्किंग इन ए कंपनी, एमएनसी में काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। सो वो फेज जो होता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज यू समटाइम्स फील यू आर गोइंग ऑफ द ट्रैक, क्या कर रहे हैं हम लाइफ में। Can you explain a bit about that? What kind of social pressure you had? Because आपके colleagues आगे बढ़ रहे हैं, they are doing jobs, and you are somewhere you don't know what will happen. There is a hope for sure, but still वो जो मोमेंट होता है उसकी हैंडलिंग आपने कैसे करी? बिकॉज हमेशा एक थॉट आता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, है ना? तो वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज। सर ये प्रेशर तो आई थिंक स्टार्टिंग से ही था। फर्स्ट 2 इयर्स तो थोड़ा कम था, लेकिन उसके बाद वो हैवी होने लग गया। एंड आसपास भी फिर लोग कुछ ना कुछ बोलने लग जाते हैं। सो इट्स काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटिंग, एंड एट द सेम टाइम आप अपने आप को कंपेयर भी करने लगते हो कि मैं कहीं पे भी नहीं हूँ, एंड लोग ऑलरेडी मुझसे 4 साल आगे बढ़ चुके हैं। तो इसका यही एक तरीका था कि आई थिंक माई मदर ऑल्सो टेल्स मी कि आई एम वेरी पॉजिटिव, एंड मैं कभी गिव अप नहीं करती हूँ, और पेशेंस मेरे में थोड़ा ज्यादा है। सो आई तीनों क्वालिटीज को कंबाइन करके मैंने अपने आप को थोड़ा काम रखा, कंपोज रखा, एंड बस अपनी प्रिपरेशन पे ही फोकस किया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अच्छी जॉब अचीव कर सकती हूँ अगर मैं भटकी नहीं और डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई। सो मैंने आई थिंक उसी पे काम किया। एंड आई थिंक बोनस ये था कि जब 2018 का मेंस हुआ तो उसमें कैलकुलेशन जो एक ऐसी चीज थी जिससे बहुत लोगों का एग्जाम खराब हुआ, आई थिंक मुझे वहां पे वो एक एज मिला। और पेपर ऐसा था जो पैटर्न पे ही बेस्ड था, लाइक टीसीएस ने जब एग्जाम्स लेने स्टार्ट किए तो वो नॉर्मल पैटर्न पे वापस आ चुका था पेपर, एज कम्पेयर टू 2017। तो एक बहुत बड़ा रिलीफ था वो। एंड उसी पैटर्न पे मैं हमेशा से तैयारी कर रही थी, तो वो मेरी स्ट्रेंथ बनाए थे। ग्रेट। उसके बाद मार्क्स की केप्ट मी मोटिवेटेड। गुड। और जी एक और मेरा क्वेश्चन है कि जो तैयारी के दौरान जब नेगेटिव डेज आते हैं, जब व्हेन यू फील लाइक लो एंड आपको लगता है कि नहीं सिलेक्शन होगा, ये बहुत सारे एस्पिरेंट के साथ होता है और कुछ इसमें डीप चले जाते हैं। सो यू सेड दैट यू हैड पेशेंस। कैन यू गिव सम टिप्स दैट जो एस्पिरेंट अभी तैयारी कर रहे हैं, जब उनको ये एहसास होता है कि हम सही दिशा में नहीं जा रहे हैं, हमारा नहीं होगा तो क्या होगा, हाउ दे शुड कीप देयर टेम्पो हाई एंड कीप स्टडिंग? सर आई थिंक थोड़ा सा फर्क ये पड़ता है कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हो। अगर आप घर पे हो तो आपके पेरेंट्स सपोर्टिव हो तो एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है आपके कॉन्फिडेंस को। फॉर एग्जाम्पल लकीली आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे पेरेंट्स ने कभी क्वेश्चंस पुट अप नहीं किए कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। दे नेवर आस्क्ड मी फॉर एनी जस्टिफिकेशन। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि आज उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया तो मैं इतना पेशेंस रख पाई। नहीं तो जहाँ पे भी आप पढ़ाई कर रहे हो, सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल जो आपको मोटिवेट करें। एंड ऐसे
एस्पिरेंट्स भी होते हैं, फेलो एस्पिरेंट्स भी आपको मिलेंगे जो मे बी आपको पुल डाउन करें या आपको थोड़ा नेगेटिव एडवाइस देने लगे, तो डेफिनेट है कि नेचर में है, सबके नेचर में होता है कि वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। सो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहें एंड अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। जितना आप ज्यादा चीजों में इंडल्ज करोगे उतना आप डिस्ट्रैक्ट भी होगे और दूर भी हो जाओगे अपने एम से। सो जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी, स्टे पॉजिटिव, बिलीव इन योरसेल्फ, अपने पे फेथ रखें और आपके डेफिनेटली आप अपने एम तक पहुंचोगे। आपका कोई बैरियर आपको नहीं रोक सकता अगर आप सही दिशा से जा रहे हो और पॉजिटिवली और सही से अपना काम कर रहे हो। आई बिलीव। और अर्शी, तैयारी के दौरान जैसे क्या आपका कुछ ऐसा सिमिलर ग्रुप था जो भी और भी लोग जिसमें तैयारी कर रहे हो, ताकि कभी भी होता ना कि एक एस्पिरेंट दूसरे एस्पिरेंट को रीच आउट करता है फॉर मेंटल सपोर्ट, फॉर एनी अदर डाउट्स इफ ही इज हैविंग, तो क्या इस तरह का कोई आपका क्लोज फ्रेंड सर्कल का ग्रुप भी था जो तैयारी कर रहे थे, जिनसे आप कनेक्टेड थे और तैयारी के बारे में बातें होती थी, या फिर सोलो आप प्रिपरेशन कर रहे थे? सर ऐसा कोई ग्रुप तो नहीं था, बट इंडिविजुअल 2 to 3 फ्रेंड्स थे मेरे जो अलग अलग फेजेस में, प्रिपरेशन के फेजेस में थे। सो उनसे मैं डिस्कस कर लेती थी एंड दे वर वेरी पॉजिटिव पीपल। सो उनसे बल्कि मुझे हेल्प भी मिलती थी। मैं अपने कोई भी टाइप के डाउट्स उनसे पूछने में कभी भी हेजिटेट नहीं करती थी एंड उन्होंने मुझे काफी हेल्प करी, काफी मोटिवेटेड भी रखा इनफैक्ट। एंड वन ऑफ माई फ्रेंड्स, उन्होंने काफी हेल्प करी थी, तो वो तो आज भी आई थिंक प्रिपेयर कर रहे हैं। सो वो इतने खुद इतने स्ट्रगल के थ्रू गए हैं, बट उन्होंने मुझे भी पॉजिटिव रखा और अभी भी वो खुद भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो आई थिंक ऐसे लोगों से, जैसे मैंने बोला, आपको अपने आप को सराउंड करना चाहिए एंड यू कैन एनी टाइम आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम सच फेलो एस्पिरेंट्स। सो उससे काफी हेल्प मिलती है डेफिनेटली। कभी भी कोई डाउट आए तो आप उनसे सॉल्व करवा लो। दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू डू। ग्रेट। एक एक और फैक्टर है जो आज की डेट में काफी इवॉल्व होके आ रहा है ऋषि, की जैसे जब एग्जाम की तैयारी इतने बच्चे करते हैं, बहुत कम परसेंटेज स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है और मैक्सिमम स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो ये जो एक मेंटल प्रेशर स्टूडेंट्स के ऊपर होता है, राइट, कैन यू सजेस्ट समथिंग कि वो उस मेंटल प्रेशर को कैसे हैंडल करें? आज की डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, ऊपर से पैंडेमिक आ गया है। पैंडेमिक ने एक अलग तरह का लोगों के ऊपर एक प्रेशर डाल रखा है। सो व्हाट टिप्स यू विल गिव टू एस्पिरेंट्स सो दैट मेंटली वो साउंड रहें और अपनी पढ़ाई करते हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई थिंक अगर आप पैंडेमिक के बीच में फंसे हुए हो, लाइक फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर था, तब मैंने 2019 का भी एग्जाम फिल किया हुआ था। सो मैं कभी कभी बीच में उसकी पढ़ाई भी कर लेती थी, तो इट वाज नॉट नेसेसरी, बट आई थॉट टाइम वेस्ट ना हो, तो एग्जाम तो कभी ना कभी देना है, सो आई माइट एज वेल स्टडी सम पार्ट्स। सो मुझे ऐसा लगता था वो बहुत ही काम पीरियड था एक, अगर आप पॉजिटिवली वहाँ पे अपने टाइम को यूटिलाइज करने का सोचो। अभी भी जो लॉकडाउन चल रहा है, आई थिंक कई सारे एस्पिरेंट्स ने मुझे कई मैसेजेस भी किए थे कि इस टाइम पे हम कैसे पढ़े, मुझे स्टार्ट करनी है अपनी प्रिपरेशन। सो उनके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि अभी तो अच्छा टाइम है, इनफैक्ट आपके हाथ में टाइम है। इफ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम और यू आर जस्ट एट होम, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने कभी कोई जॉब की तरफ भी कोई इंक्लिनेशन नहीं रखा, क्योंकि मुझे पता था जॉब के साथ प्रिपरेशन बहुत मुश्किल हो। सो माय एडवाइस वुड ओनली बी कि आपके हाथ में जो भी टाइम है उसको वेस्ट ना करें और उसको यूटिलाइज करें। अपने जितने भी रिसोर्सेज आपके पास हैं उससे अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करें और अच्छे से उस डायरेक्शन में जाएं जो आपको सिलेक्शन तक ले जाएगा। परसेंटेज डेफिनेटली लो है, लेकिन अगर सब ऐसे सोच के बैठ जाएंगे कि हमारा प्रिपरेशन नहीं होगा, तो ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा। सो अपने आप में बिलीव रखें एंड डेफिनेटली आप अगर अच्छे सही पाथ में है, स्ट्रैटेजी आपकी सही है, तो आप क्यों नहीं सिलेक्ट होंगे, जरूर होंगे। बिल्कुल। एक चीज ऐसी और की जो टीयर 3 की तैयारी है, कि आपने कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन टीयर 3 के लिए करा, तो उसके बारे में बताया, रिसोर्सेज क्या यूज किया आपने? मैंने तो प्योरली आई थिंक न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पे आई वाज टोटली डिपेंडेंट एंड करंट टॉपिक्स, जैसे मेरे 2 से 3 दोस्त थे, उनका भी टीयर 3 तक हो गया था, तो हम लोग आपस में टॉपिक्स डिवाइड कर लेते थे। वो कुछ करंट टॉपिक सजेस्ट करते थे और मैं कुछ उनको सजेस्ट करती थी एंड देन वी यूज्ड टू एक्सचेंज आवर एसेज एंड करेक्ट देम। जहाँ मुझे लगता था कि यहाँ पे थोड़ा बेटर हो सकता है, मैं उनको सजेशंस देती थी, कभी वो मुझे सजेशंस देते थे, तो ऐसे आई वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन एडिटोरियल। एंड बाकी राइटिंग स्किल्स डेफिनेटली मैटर करती है, तो मैं मेक श्योर करती थी कि 2 से 3 एसेज एवरी डे आई एम राइटिंग डाउन एंड 1 to 2 लेटर्स। सो उससे काफी हेल्प हुआ, एक राइटिंग की हैबिट पड़ गई। और बाकी 2-3 टॉपिक्स एक्यूमुलेट करके आप कॉमन टॉपिक निकाल सकते हैं। जैसे हमारे जो एग्जाम में टॉपिक आया था वो मैंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया हुआ था, सो दैट रियली हेल्प। एंड अर्शी, एक और जो इम्पोर्टेंट फेज है जिसके बारे में लोग कम बात करते हैं, वो है सीपीटी, बिकॉज एमईए के लिए वो जरूरी है, क्रैक करना है ना। इफ यू कैन नॉट क्लियर सीपीटी, यू विल नॉट गेट एमईए। सो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दैट स्टेज? दैट्स वेरी क्रूशियल है ना, कि वो नहीं होगा तब तो कोई चांस ही नहीं है। तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक तैयारी आपने करी क्या? कैसे प्रैक्टिस किया आपने? उसके लिए मुझे यूट्यूब पे एक अच्छा चैनल मिल गया था, मंडल मैथ्स।
तो उन्होंने स्टार्टिंग से एंड तक जो जो भी प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होती है सीपीटी में, वो पहले तो उन्होंने समझाई है उस चैनल पे, बोथ एक्सेल एज वेल एज पावर पॉइंट। एंड देन उन्होंने अपलोड भी करे हुए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो खुद से जब आपकी एक बार प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी, तो वो काफी हेल्पफुल था। उसके बाद आपकी अपनी प्रैक्टिस है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उस हैबिट में आ जाओगे। बट सीपीटी बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत बेसिक चीजें होती हैं, बस आपको एक्सेल में कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए और पावर पॉइंट में भी कुछ रूल्स जो उसमें लिखे हैं वो फॉलो करेंगे तो आपको आराम से आप क्लियर कर सकते हो। इट्स नॉट अ वेरी मतलब बिग, बहुत ज्यादा पेनफुल नहीं है सीपीटी का नहीं, स्टेज? नॉट एट ऑल। लाइक आई ओके थिंक ओके, 3 days में यू कैन इजीली प्रिपेयर। राइट राइट। So Arshi, after results, what is your routine now? Do you still study? No, I don't study, but I try to indulge in some like I used to watch a show in between the aspirants which I had missed, my co-colleagues now. So they Hmm. told me that they have been on the Ramo show. So I didn't know about that. Okay, So great. I watched that. So yeah, I have been watching your show and rest I just read novels or I watch something on Netflix or something like that. ग्रेट ग्रेट। सो प्रिपरेशन के दौरान फन एलिमेंट क्या थे आरुषि? हाउ डिड यू जस्ट से, ना कई बार बर्नआउट हो जाता है इंसान की, अब चलो कुछ करते हैं, तो Hmm. डिड यू वॉच मूवीज ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन पीरियड या फिर केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई? No, I did everything. I used to watch movies, go out with my friends, attend not every function, but जब एक पीक चला जाता है प्रिपरेशन का, लाइक एग्जाम्स मोस्टली हो जाते हैं, तब आप थोड़ा बहुत अपने आप को लूज कर सकते हो। बाकी मेरे डेली रूटीन में ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ पढ़ाई कर रही हूँ। इनफैक्ट आफ्टर 2018 आई स्टार्टेड टीचिंग आल्सो। सो ओके ग्रेट। yeah, so I just used to spend a few hours on teaching, so that used to keep me sane. So that was my all overall routine. ओके ओके, दो तीन क्वेश्चंस और हैं बिफोर वी रैप अप दिस इंटरव्यू आरुषि। पहला तो ये कि जो फीमेल पार्टिसिपेशन है एसएससी जैसी जॉब्स में वो काफी कम है रिलेटिवली, मतलब इट्स मोर, आई वुड नॉट से इट्स मेल डोमिनेटेड, बट एक्चुअली मेरे ख्याल से नंबर ऑफ एप्लीकेशंस भी कम होते हैं लड़कियों की तरफ से, एंड देन सिलेक्शन इज ऑलवेज टफ, सो आपको क्या लगता है इसका मेन कारण क्या है? और हाउ विल यू मोटिवेट गर्ल कैंडिडेट्स? क्योंकि एक समय था जब एक्सेस एक इशू था कि कंटेंट के एक्सेस के लिए शहर जाना है, लड़कियों को लोग शहर नहीं जाने देते थे, बट टुडे आई डोंट थिंक कंटेंट इज द प्रॉब्लम। ऑनलाइन एजुकेशन है और सब लोग घर से कहीं ना कहीं पढ़ सकते हैं। अब मुझे लगता है जो कमी है वो अवेयरनेस की कमी है, ठीक है, Right. Mm. या फिर हिम्मत नहीं हो रही है लोगों की, उन्हें लगता है उनसे शायद नहीं होगा, है ना? सो यू बीइंग इन द पोजीशन टुडे दैट यू हैव क्रैक्ड दिस एग्जाम, आप कैसे उन लोगों को कुछ मैसेज देंगे कि जो लड़कियां हैं उनका पार्टिसिपेशन ज्यादा बढ़े इन एग्जाम्स में और वो भी कहीं ना कहीं सपना देखें और इस तरह के बड़े एग्जाम्स को क्रैक करें? सर आई थिंक सबसे पहले तो अगर आप देख रहे हो अगर रैमो शो एंड आप देख रहे हो कि गर्ल सेलेक्ट हो रही है, आई थिंक लास्ट ईयर भी सर आपने ज्योति जी का इंटरव्यू लिया यस था, यस। वो भी एमईए में सेलेक्ट हुई थी। तो आई थिंक ऐसे गर्ल्स, इतने सारी इंस्पिरेशनल गर्ल्स हैं जो आपके लिए एग्जाम्पल बन सकती हैं। सो व्हाई नॉट, आई जस्ट वांट टू इनकरेज देम फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आपके अंदर वो इनकरेजमेंट फैक्टर ही नहीं है तो आप आगे नहीं आ पाओगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इनकरेजमेंट मिलना चाहिए अपने पेरेंट्स से। आजकल आई थिंक गर्ल्स की कैपेबिलिटीज किसी से भी कम नहीं है, ज्यादा ही है इनफैक्ट। सो आई जस्ट वांट टू इनकरेज देम फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप अपने आप में हिम्मत रखें कि आप कर सकती हैं, और पूरा थोड़ा सा डेडिकेशन भी चाहिए होता है साथ में। बिकॉज अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, चाहे अगर आप डेडिकेशन नहीं दे रहे हो तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझसे नहीं हुआ। यू कैन नॉट से दैट वंस यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड। सो जस्ट बी डेडिकेटेड अबाउट इट एंड थोड़ा सा प्रिपरेशन में अपना इनसाइट पूरा दीजिए। सो डेफिनेटली आप लोगों का भी सिलेक्शन होगा। एंड अब अगर आपके घर पे कोई प्रॉब्लम है, आई थिंक जो अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं कि एसएससी क्या चीज है या गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए क्यों प्रिपेयर करना है, क्यों जाने हैं जॉब के लिए, तो उसके लिए आप अपने पेरेंट्स को खुद अवेयर कर सकते हैं। पहले तो आप अपने घर में अवेयरनेस क्रिएट करें सो दैट आपको घर में ही वो सपोर्ट मिले। घर के सपोर्ट से आपका एक्सपोनेंशियल फैक्टर बढ़ जाता है सक्सेस रेट का। सो आई बिलीव कि पहले तो आपको अपने घर पे एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए एंड देन खुद को ये पूरा सेटिस्फेक्शन देना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ कोई भी चीज। ये इस बारे में बल्कि मैं बात भी करना चाह रही थी कि फीमेल एस्पिरेंट्स काफी कम है। सो आई डेफिनेटली वांट टू मोटिवेट देम एंड encourage देम टू कम फॉरवर्ड एंड एग्जाम्स में आप पार्टिसिपेट करें और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बैठ के अच्छी पोस्ट लें। ग्रेट ग्रेट। अर्शी, एक और सवाल है जो मुझे आपसे पूछना है कि जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, इसमें एक पॉसिबिलिटी होती है फॉरेन पोस्टिंग की, राइट? सो क्या फॉरेन पोस्टिंग के लिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी मेरे पास आए हैं, कुछ फीमेल कैंडिडेट हैं कि उनको
एमईए क्या लेना चाहिए फॉरेन पोस्टिंग में, दे हैव लिटिल फियर, जिस तरह की हमारी सोसाइटी है, दे ऑलवेज हैव फियर की गोइंग आउट, गोइंग इन फॉरेन कंट्रीज लाइक दैट। सो आपने जब एमईए को ऑप्ट किया, देन डिड यू हैव दिस थिंग इन द माइंड दैट, क्योंकि एमईए में मुझे लगता है अगर आप ना भी जाना चाहो तो खैर कोई जबरदस्ती नहीं है कि दे विल सेंड यू, बट स्टिल आपके दिमाग में एमईए को लेके क्या है, दैट यू वांट टू गो आउट इनटू द फॉरेन कंट्रीज एंड सर्व देयर, या फिर आपको भी दिल्ली में रह के ही सर्व करना है? इसके बारे में थोड़ा जरूर बताइए। सर डेफिनेटली आई वुड लव टू गो टू एनी अदर कंट्री टू सर्व माय ओन कंट्री अगर मौका मिले। एंड आई बिलीव मेरे को भी, जैसे आप कह रहे हैं, मेरे को भी 2 लड़कियों के अभी हाल ही में मैसेजेस आए थे कि व्हाई डिड यू ऑप्ट फॉर दिस, एंड आपको नहीं लगता कि बीइंग अ गर्ल इट विल बी डिफिकल्ट इन द फ्यूचर? सो आई जस्ट टोल्ड देम कि आई डोंट थिंक सो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने ड्रीम को पहले ही क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं फ्यूचर का सोचकर? पहले आप अच्छे खुल के ड्रीम कीजिए, एंड अगर वो आपको मिल रहा है तो आप क्यों नहीं उसे फुलफिल करें? सो मुझे मौका मिला, सो मैं डेफिनेटली फॉरेन जरूर जाना चाहूंगी। एंड बीट एनी फैक्टर, आई थिंक सर्कमस्टांसेस जैसे हुए उस हिसाब से जब मौका मिले, जैसे मैं जा पाऊँ मैं जरूर जाऊँ। ग्रेट ग्रेट। सो आरुषि, ये पूरा इंटरव्यू बहुत मजेदार रहा और आपने बहुत पूरा अपना रूटीन बहुत अच्छे से बताया, सब कुछ मुझे पूरी मेरे एस्पिरेंट को बहुत बहुत मदद करेगा। एक सवाल जो मैं शुरू में मिस कर गया, मैं भी पूछना चाहूंगा कि आपका प्रॉपर आरुषि होम टाउन कहाँ है, और आपकी स्कूलिंग वगैरह वगैरह सब कहाँ हुई है, मतलब किस सिटी में आप अभी बिलोंग करते हो? सर मैं दिल्ली से ही हूँ। आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली हूँ, एंड ओके। ओरिजिनली आई बिलोंग टू उत्तराखंड से। हम्म। बाकी स्कूलिंग पूरी मेरी दिल्ली से ही हुई है, सेम स्कूल से, रायन इंटरनेशनल स्कूल। एंड बाकी आगे कॉलेज भी मैंने दिल्ली से किया, तो इट वुड बी सेफ टू से कि मैं कभी दिल्ली से बाहर नहीं गई हूँ एज किसी भी और पर्पस के लिए। सो सब कुछ ओके दिल्ली में ओके। हुआ है। राइट राइट। सो आरुषि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इंटरव्यू में काफी एक्सप्लेन करके चीजों को डिटेल में बताया। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। और मैं सारे स्टूडेंट्स से भी यही कहूंगा कि अगर कोई फॉलो अप क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम इसमें कवर नहीं कर पाए हैं, वो हम लोग बाद में कभी ना कभी जरूर कवर करेंगे। आरुषि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो थैंक यू। मच।